आज हमारा टॉपिक है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसे हम ईएसआर भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स मींस रेड ब्लड सेल्स। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटल डाउन हो जाना, नीचे बैठ जाना। रेट, साइंस में जहां भी रेट का वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है टाइम। तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या ईएसआर एक्चुअली में क्या है? ये एक टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एक ट्यूब के अंदर ब्लड सैंपल लेते हैं। उसके साथ हम एंटीकोगुलेंट मिक्स कर देते हैं। ब्लड सैंपल के साथ हम जब एंटीकोगुलेंट मिक्स कर देते हैं उसके बाद हम उसको जो है किसी स्टैंड स्टैंड के अंदर लगा देते हैं, या इसको वर्टिकल हालत के अंदर थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 60 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर ये होता है कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हैवी हैं। ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी, उनके हैवीनेस की वजह से, उनके कॉर्पसूल्स के वेट की वजह से जो है वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, और जो लाइट वेट प्लाज्मा है वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है। तो इस टेस्ट के अंदर हम लोग ये चेक करते हैं कि कितनी देर में, कितने टाइम पीरियड के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो है वो सेटल डाउन हो रहे हैं। इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन, इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन, एनी एक्टिव इन्फेक्शन इन द बॉडी, आपके ये जो सेडिमेंटेशन है ये बड़ी जल्दी हो जाती है। ठीक है। सेडिमेंटेशन जो है वो फास्टर हो जाती है। सेटलिंग डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बड़ी जल्दी हो जाती है। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीकोगुलेंट द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑन आरबीसीज फ्रॉम अ स्पेसिमेन ऑफ ब्लड इज नोन एज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जो है वो क्या है कि किसी सैंपल को, अगर आपने ब्लड सैंपल को एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करके थोड़ी देर के लिए वर्टिकल हालत में छोड़ दिया है, तो उसके अंदर से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जब सेटल डाउन हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और वो टाइम जिसमें रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन हो रहे हैं, द रेट एट विच द सेटलिंग डाउन ऑफ आरबीसीज अकर्स, वो टाइम जिसमें ये आरबीसीज जो हैं ये सेटल डाउन हो रहे हैं, दैट इज नोन एज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। आरबीसीज क्यों सेटल डाउन होते हैं? क्योंकि आरबीसीज जो हैं वो हैवी होते हैं, उनका वेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, तो वो नीचे बैठ जाते हैं और प्लाज्मा ऊपर रह जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको अगर डायग्राम से शो करवाऊं, ये हम लोगों ने एक ट्यूब ली, इसके अंदर हम लोगों ने ब्लड सैंपल और साथ क्या ले लिया, एंटीकोगुलेंट। 60 मिनट्स तक हम वेट करते हैं। ठीक है। ग्रेजुअली जो है वो आपके रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन होना शुरू होते हैं। हम स्टैंडर्ड टाइम है 1 आवर और 60 मिनट्स, उसके बाद हम लोग रीडिंग नोट कर लेते हैं। ठीक है। ये चीज है। अब नॉर्मल वैल्यूज जो होती हैं वो, दो तरह की ट्यूब्स हम यूज करते हैं, दो तरह के मेथड्स हैं। एक है वेस्टर्जन मेथड जिसके अंदर हम वेस्टर्जन ट्यूब यूज करते हैं, एक है विंट्रॉप मेथड, उसके अंदर हम विंट्रॉप ट्यूब यूज करते हैं। दोनों मेथड्स के अंदर जो मेन चीज डिफरेंस है वो साइज ऑफ ट्यूब है। ट्यूब की लेंथ और ट्यूब की चौड़ाई का डिफरेंस है। बाकी मेथड सेम है कि ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट ऐड करना है और उसको जो है थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देना है, और उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको छेड़ना नहीं है, अनटच्ड, उसको थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाय पे छोड़ देना। तो अगर हम लोग ट्यूब को देखें तो ये वेस्टर्जन ट्यूब है। अभी देखें इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर तक है और इसकी जो विड्थ है वो 2.5 मिलीमीटर तक है, और ये स्टैंड है जिसके अंदर हम लगा देते हैं। असेंबली एक पूरी प्रैक्टिकल की दिखाई है, ये आप लोगों का फिजियो का प्रैक्टिकल भी है, इंशाल्लाह हम लोग लैब में करेंगे भी ये प्रैक्टिकल। और यहाँ पे दो ट्यूब्स को आपस में कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है। थोड़ा बस साइज का डिफरेंस होता है। तो दो डिफरेंट जो है साइज की ट्यूब्स हैं, तो इस वजह से दो डिफरेंट मेथड्स हैं। वेस्टर्जन मेथड के अंदर वेस्टर्जन ट्यूब यूज होती है और विंट्रॉप्स मेथड के अंदर विंट्रॉप्स ट्यूब यूज होती है। वैल्यूज दोनों की सेम ही आती हैं। अब वेस्टर्जन मेथड के अंदर मेल्स की 5 to 10 मिलीमीटर जो है वो वैल्यू स्टैंडर्ड है, फीमेल्स की 10 to 15 मिलीमीटर, मेल्स की वेंट्रोप्स के अंदर 0 to 10,
मिलीमीटर, ये यूनिट आपने ध्यान रखना है, वैल्यूज आपने ध्यान रखनी है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं इनके एमसीक्यूज आ जाते हैं। और फीमेल्स के अंदर 0 to 15 मिलीमीटर। अब कौन सी चीजें हैं जो ईएसआर को अफेक्ट करती हैं? साइज एंड शेप ऑफ आरबीसीज ईएसआर को अफेक्ट करता है। अगर साइज बड़ा है, शेप डिफरेंट है, तो ईएसआर वैल्यू के ऊपर बहुत अफेक्ट करेगा। प्लाज्मा प्रोटीन का कांटेक्ट जो है, कि कितनी प्लाज्मा प्रोटीन है, और उसके अलावा जो है रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी कितनी है, वो भी इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? जब भी रेड ब्लड सेल्स ने सेटल डाउन होना होता है, रेड ब्लड सेल्स सबसे पहले लेयरिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है वो लेयर बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग करते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम दिखाने लगी हूँ, ये देखें। अब ये रेड ब्लड सेल्स आपके ब्लड के अंदर रैंडम थे, रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एंटीकोगुलेंट के केस के अंदर वो स्टैकिंग शुरू करेंगे, रेड ब्लड सेल्स जो हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट जब स्टैकिंग शुरू करेंगे, तो ये जो स्टैक बन जाएगा, ये जो गुच्छा बन जाएगा, दिस इज रोलेक्स फॉर्मेशन। तो ये जो रोलेक्स फॉर्मेशन है, जितनी जल्दी ये हो जाएगी उतनी ही जल्दी आपकी ईएसआर होगी। उसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स होते हैं सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट करती है ईएसआर। कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन सैंपल डिपेंड करती है ईएसआर। टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करती है ईएसआर। अगर टेम्परेचर 20 से अबव हो जाएगा तो ईएसआर भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, अगर उसका देखें तो हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर रेड ब्लड सेल बड़ी जल्दी जो है नीचे सेटल डाउन होते हैं। और डिस्क्रीट अगर विस्कोसिटी के ऊपर ये इम्पैक्ट है कि अगर विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो ईएसआर इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं कि कौन सी चीजें हैं जो कि ईएसआर को इंक्रीज कर देती हैं। ईएसआर इंक्रीज होती है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल अगर इंक्रीज हो जाए, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स अगर इंक्रीज हो जाए, फिब्रिनोजेन अगर इंक्रीज हो जाए, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है। टेम्परेचर अगर 20 से अबव जाए तब भी ईएसआर इंक्रीज हो जाएगी। और इन केस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शंस, इस केस के अंदर भी आपकी ईएसआर इंक्रीज हो जाती है। अब वेरिएशंस इन ईएसआर, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस में ये आ जाता है कि जो है, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनकी ईएसआर की वैल्यू ज्यादा आती है। जो न्यू बॉर्न है उनकी ईएसआर जो है लोएस्ट है, सबसे कम उनकी ईएसआर आती है। यहाँ पे उन्होंने वैल्यू भी दी हुई है 0.5 मिलीमीटर फर्स्ट आवर के अंदर, मतलब 60 मिनट्स के बाद 0.5 मिलीमीटर आती है, इतनी लोएस्ट है। चिल्ड्रन के अंदर ईएसआर जो है 13 to 30 मिलीमीटर तक आती है आफ्टर 1 आवर। और कुछ कंडीशंस के अंदर ईएसआर ऐसे भी बदलती बदलती है कि इन केस ऑफ फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन के दरमियान जो है उन दिनों में ईएसआर इंक्रीज कर जाती है। इन प्रेगनेंसी टाइम पीरियड जो है ईएसआर जो है, पहला जो 10 to 12 वीक है उसमें ईएसआर इंक्रीज करती है अप टू 35 मिलीमीटर तक। लेकिन डिलीवरी के बाद 3 से 4 हफ्ते के बाद ईएसआर वैल्यू नॉर्मल हो जाती है, दोबारा से नॉर्मल पे आ जाती है। अब वो कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, वो कौन सी डिजीजेस हैं जिनमें ईएसआर जो है वो अफेक्ट होती है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉलोइंग डिजीजेस में ईएसआर इंक्रीज हो जाती है। वो कौन सी डिजीजेस हैं जिनमें ईएसआर इंक्रीज होती है? एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन। एक्यूट का मतलब होता है सडन, क्रॉनिक होता है लॉन्ग टर्म। एनीमिया, एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया, इनमें भी ईएसआर इंक्रीज हो जाती है। ट्रॉमा, बर्न्स, फ्रैक्चर्स, सेप्टिसीमिया, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी मीन्स कैंसर। तो इन सब कंडीशंस के अंदर हमारी बॉडी की जो ईएसआर वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी नॉर्मल से। मतलब हमने अब तक जितना भी पढ़ा है इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारी बॉडी का जब भी बॉडी के अंदर कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, या बॉडी के अंदर कोई डिजीज फेज है, या नॉर्मल से हटके कोई फेज है, तो आपकी ईएसआर क्या हो रही है? नॉर्मली इंक्रीज हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जिनके अंदर ईएसआर डिक्रीज होती है, और वो कौन सी है?
कार्डिक फेलियर में ईएसआर डिक्रीज हो जाती है। पोलीसाइथीमिया के अंदर ईएसआर डिक्रीज हो जाती है। और एफिब्रिनोजेनीमिया के अंदर भी ईएसआर डिक्रीज हो जाती है। अब ये जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है कि किन फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस के अंदर ईएसआर इफेक्टिव होती है, किन पैथोलॉजिकल कंडीशंस के लिए पे ईएसआर इफेक्टिव होती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ईएसआर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, अगर आपको क्वेश्चन आता है शुरू में, आपने ईएसआर का इंट्रोडक्शन फिर उसकी वैल्यूज लिखनी है। कोशिश करें कि आप डायग्राम बना दें, जिसमें एक बना दें कि सैंपल है और साथ जो है शो करा दें कि ऊपर प्लाज्मा रह जाता है, नीचे रेड ब्लड सेल्स रह जाते हैं। इसको आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। वैल्यूज लिखें, वैल्यूज याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए भी। फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लें, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में देख लें, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस में देख लें, क्या चीजें इंक्रीज कर रही हैं, क्या चीजें डिक्रीज कर रही हैं। अब हम लोग ईएसआर करते ही क्यों हैं? ईएसआर जो है ये डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी होता है और प्रोग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी होता है। अब वो क्या होता है? डायग्नोस्टिक पर्पसेस का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज है, इस चीज का पता लगाने के लिए जो है हम लोग ईएसआर वैल्यू करते हैं। अब कुछ ऐसे सिम्टम्स बॉडी में आ रहे हैं जो कि ये शो कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर कोई डिजीज है, लेकिन जब उसके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं या फिर उस स्पेसिफिक कोई मेडिसिन दी जा रही है तो वो चीज ट्रीट नहीं हो रही। तो मतलब ठीक से डायग्नोज नहीं हो पा रहा कि क्या बीमारी है, क्या डिजीज है, बॉडी डिजीज स्टेट में क्यों है, या है भी कि नहीं, साइकोलॉजिकल तो नहीं है। तो इस केस के अंदर जो है ईएसआर टेस्ट किया जाता है डायग्नोसिस के लिए कि बॉडी के अंदर इंफेक्शन प्रेजेंट है या नहीं। अगर ईएसआर वैल्यू उस टेस्ट के रिजल्ट में, अगर ईएसआर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज्ड आती है कि ईएसआर वैल्यू नॉर्मल से इंक्रीज है, तो ये किस चीज की निशानदेही करता है? ये इस चीज की निशानदेही करता है कि बॉडी के अंदर क्या है, एक कोई ना कोई एक्टिव इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ईएसआर वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरीके से ये डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी ये टेस्ट यूज होता है। अगर कोई सिम्टम्स भी नहीं है, कोई खास सिम्टम्स नहीं है, लेकिन आपकी ईएसआर वैल्यू इंक्रीज्ड है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई एक्टिव इन्फेक्शन मौजूद है या कोई डिजीज, ऑर्गेनिक डिजीज है आपकी बॉडी के अंदर। फिर आता है प्रोग्नोस्टिक पर्पसेस। प्रोग्नोस्टिक पर्पसेस क्या होते हैं? प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपकी बॉडी को एक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट से गुजारा जा रहा है। थेराप्यूटिकली आपको एक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया है, आपका एक पूरा मेडिसिन जो है प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ चल रहा है। तो अब हमने चेक करना है आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 15 डेज, हमने ये चीज चेक करनी है कि आपकी बॉडी जो है वो रिकवरी की तरफ जा रही है या नहीं, जो आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो इफेक्टिव है या नहीं, आपका इन्फेक्शन या आपके जो भी डिजीज है वो ठीक हो रही है कि नहीं। तो फिर हम ईएसआर करते हैं, फिर उस ईएसआर वैल्यू को पुरानी ईएसआर वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं। अगर ईएसआर वैल्यू जो है वो नॉर्मल की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है। ट्रीटमेंट काम कर रहा है तो प्रोग्नोसिस क्या है? बेटर है। प्रोग्नोसिस क्या है? अच्छा है। और अगर हम लोग ईएसआर की वैल्यू देखते हैं 15 डेज बाद और ईएसआर की वैल्यू मजीद बड़ी होती है या ईएसआर की वैल्यू जो है अनचेंज्ड होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी मेडिसिन ने उस डिजीज स्टेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं किया। तो प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेदर मेडिसिन काम कर रही है या नहीं कर रही, इस मकसद के लिए भी हम ईएसआर का टेस्ट करते हैं।